क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं सबसे ज्यादा मार्क करते हुए चलिएगा। ठीक है, और समझते हुए चलिएगा। तो इंग्लिश निकाल लेंगे। यूनिट 1 है हमारी, नीड, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो पहली यूनिट है ये कुछ कुछ आपकी हिंदी और संस्कृत जैसी ही है। भाषा क्या है, पहली लैंग्वेज क्या होती है, सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका जो बेटा इसमें बनता है वो है भाषा। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, इसका नेचर क्या है। तो लैंग्वेज एक विज्ञान है, एक साइंस है जिसके अंदर हम अपनी बातें जो हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं वर्बली या नॉन वर्बली। ठीक है, कुछ आइडियाज, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस होते हैं जिन्हें हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकता है। आप शब्दों में अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हो, या आप सिर्फ कुछ इशारों में अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचा सकते हो, जिसको हम नॉन वर्बल कहते हैं। फेस के फीचर्स, फेस के एक्सप्रेशन से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो वर्बल के अंदर आइडियाज, फीलिंग, एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। हमारी स्किल्स आ जाती हैं लैंग्वेज में चार: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, लैंग्वेज जो है इसके अंदर लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, फोनिक्स होते हैं। ये सब आपने बताना है। डेफिनेशन में बेटा आपको सेकंड नंबर में स्वीट की डेफिनेशन डालनी है कि लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ विच स्पीच sounds are combined into words are combined into sentences, and combination of sentences give answering to ideas and thoughts। हम हमारी जो ध्वनियाँ होती है, हमारी जो विचार है, उनमें ध्वनि देते हैं, ध्वनियों से शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य बनाते हैं, और उन वाक्यों के जरिए से हम अपने विचार जो हैं दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, पेज टर्न करो, पेज नंबर 2 पे आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज क्वेश्चन आ रखा है, मार्क कर लो। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 मार्क कर लो। 2 और 7 छोड़ के बाकी सारे मार्क कर लो। वैसे 2 और 7 भी कर सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लैंग्वेज जो होती है इसमें अपने ही वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज जो होती है ये बदलती रहती है वक्त के साथ, प्रोग्रेसिव होती है। लैंग्वेज जो होती है वो इंसान को सोसाइटी के अंदर रहने में मदद करती है, क्योंकि अगर आपको भाषा आती है तभी एक सोसाइटी में आप रह पाओगे, क्योंकि बात करनी होती है हमें लोगों से। ठीक है, लैंग्वेज इंसान और उसके आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति एक रिलेशनशिप क्रिएट करती है बेटा। लैंग्वेज आपकी पर्सनालिटी सेट करती है, आपकी भाषा कैसी है, अच्छी भाषा है या गंदी भाषा है, मतलब अबे ओ वाली भाषा है या आपकी आप जनाब वाली भाषा है। तो उससे पर्सनालिटी का जो इंडेक्स होता है वो सेट होता है। लैंग्वेज के अंदर साउंड और सेंस जो होते हैं दोनों परफेक्ट हार्मनी में होते हैं। मतलब जो बात आप कह रहे हो उसका एक सेंस होना चाहिए, और उसकी जो ध्वनि है दोनों में एक हार्मनी होती है, एक समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर बेटा आपके फोनीम्स, फोनीम्स क्या होते हैं, ध्वनि की आखिरी इकाई। ठीक है, जैसे कि क, ख, ग, ये ध्वनियां हैं। और मॉर्फीम्स क्या होते हैं, आपके शब्द की आखिरी इकाई, सबसे छोटी इकाई। यानी कि जैसे कि कार, कार वर्ड में से मैं एक और वर्ड नहीं निकाल सकती। ठीक है, टेबल, टेबल वर्ड में से मैं एक और वर्ड नहीं निकाल सकती। ये मॉर्फीम्स होते हैं। और सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होते हैं, आपके स्ट्रक्चर, सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसको सिंटेक्स बोलते हैं, रूल्स ऑफ सेंटेंस। तो मॉर्फीम, फोनीम, सिंटेक्स, ये सब लैंग्वेज के पार्ट होते हैं। लैंग्वेज एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। ये इंसान को सिविलाइज्ड बनाता है, कल्चर्ड बनाता है। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज जो है ये एक कम्युनिकेटिंग का तमीन है, माध्यम है। ठीक है, ये बात हमें बताइए। फिर ये अजम्पशन ऑफ लैंग्वेज बेटा, इस 2023 में ये क्वेश्चन आया था, मेरे ही पेपर में आया था। ठीक है, अजम्पशन ऑफ लैंग्वेज को मार्क करो कि अजम्पशन यानी कि लैंग्वेज को लेके क्या अजम्पशंस हैं लोगों की, क्या मान्यताएं हैं। तो मान्यता ये है बेटा कि लोग ये कहते हैं कि भाषा जो है वो ह्यूमन है, ऑरल ओरल है। ऑरल ओरल यानी इसको सुना और बोला जाता है बस। ठीक है, और एक सिंबॉलिकली मीनिंगफुल है कि इसमें जो सिंबल्स हैं उनके अर्थ हैं। ठीक है, ये अजम्पशंस है। दूसरा असम्पशंस ये है कि हर भाषा जो है वो यूनिक है। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एक भाषा दूसरी भाषा की जैसी बिल्कुल भी नहीं है।
दो भाषाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, असमान है। ठीक है, इसके बाद जो लैंग्वेज है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिस्टमैटिकली डिस्कवर्ड किया गया है। ठीक है, एक सिस्टम है उसमें कि पहले ध्वनि सीखेंगे, फिर शब्द सीखेंगे, फिर वाक्य सीखेंगे, इस तरीके से एक सिस्टम है उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद एक प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है। प्राइमरी मैनिफेस्टेशन मतलब कि इसके अंदर ये कहा जाता है कि भाषा जो है वो सबसे पहले इसमें ओरल ओरल एस्पेक्ट होते हैं। ओरल ओरल यानी कि लिसनिंग और सॉरी क्या बोलते हैं, पहले बच्चे को लिसनिंग स्पीकिंग सिखाओ, रीडिंग राइटिंग बाद में सिखाओ, ये बोला जाता है इसके अंदर। ठीक है, कि पहले उसको सुनना बोलना आना चाहिए, ठीक है, बाद में उसको लिखना पढ़ना आना चाहिए। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द स्पोकन लैंग्वेज इज टॉट मोर स्किलफुली बिफोर ओरल प्रोडक्शन एंड इज विदाउट एनी डाउट अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोडक्शन। तो ये बोलते हैं कि रीडिंग मतलब बच्चे को स्पीकिंग जो है इसको स्किलफुली सिखाना है आपने। ठीक है, राइटिंग से भी पहले बिल्कुल आपने स्पीकिंग को सबसे पहले सिखाना है कि बच्चे को बोलना ढंग से आना चाहिए। तो ये इसके कुछ अजम्पशंस है। ठीक है, फिर आता है नेचर ऑफ लैंग्वेज। बेटा बिल्कुल हिंदी जैसा है ये नेचर ऑफ लैंग्वेज, ये भी पेपर में आ रखा है, मार्क करते जाओ कि लैंग्वेज इज लर्न्ड। लैंग्वेज जो होती है इसको सीखा जाता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होती, ना मैकेनिकल होती है। ठीक है, ये जन्म के बाद, पैदा होने के बाद या तो हम इसको अर्जित करते हैं, यानी कि हमारे आसपास जो है लोग एक भाषा बोल रहे हैं और उसको सुन सुन के हम सीख रहे हैं। ठीक है, या एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में यानी कि क्लासरूम में बिठा के हमें सिखाई जाती है। तो भाषा जो है वो सीखी जाती है, पैदाइशी हम बोलना नहीं जानते हैं। ओके, फिर लैंग्वेज इज अ सिस्टम। तो भाषा जो है एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। जैसे इंसान का शरीर होता है, इसमें अलग अलग सिस्टम होते हैं, वैसे ही भाषा में अलग अलग सिस्टम होते हैं बेटा, जैसे कि आपके साउंड, वर्ड, स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, यानी कि इसके सिस्टम के अंदर भी सिस्टम होते हैं, जैसे कि इसमें फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स ये होते हैं। तो अभी बताए थे फोनोलॉजी मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल। तो हर भाषा के अंदर बेटा उसके सिंबल्स होते हैं जो उसके वर्ड और फ्रेजेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके ट्रैफिक लाइट होती है तो उसमें रेड येलो ग्रीन होता है, तो इन रेड येलो ग्रीन के कुछ मतलब होते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंबल है। रेड क्या है कि भाई रुक जाओ, येलो क्या है तैयार हो जाओ, ग्रीन क्या है चल पड़ो। ठीक है, तो ये सिंबल्स है। तो इसी तरह हर भाषा के अपने सिंबल्स होते हैं जिनके मीनिंग्स होते हैं। सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर वोकल्स। ओके, जो सिंबल होते हैं भाषा के ये बोलने वाले होते हैं, वोकल होते हैं। जैसे कि ये जो वर्ड है लैंग्वेज, ये खुद एक लैटिन वर्ड लिंगुआ से आया है, जिसका मतलब होता है जिसको टंग से प्रोड्यूस किया जा सके। तो इसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं वो वोकल होते हैं, हमारे बोलने वाले होते हैं। ठीक है, साउंड्स विच the sounds which the human beings produce may not be included in linguistic symbols. Whistling, squeezing, coughing, snorting, ठीक है, जैसे सीटी बजाना, खांसना, छींकना, खर्राटे लेना, इनका कोई सिंबॉलिक वैल्यू नहीं है, तो इनको हम भाषा के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। तो लैंग्वेज क्या है, ये मेनली एक स्पीच है, बोलना। फिर लैंग्वेज इज यूनिक। तो हर लैंग्वेज का अपना एक स्टाइल होता है, अपनी एक लिपि होती है। ठीक है, लिपि यानी स्टाइल, लिखने का तरीका होता है। तो हर भाषा जो होती है वो यूनिक होती है, और जोग्राफिकली थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे भाषा बदलती रहती है। लैंग्वेज एक स्किल और सब्जेक्ट है। तो लैंग्वेज जो है बेटा इसमें स्किल की ज़रूरत होती है, यानी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपने एक बार सुना तो एक बार सुन के आप किसी की भाषा नहीं सीखोगे। जब आप किसी कोई भाषा बार बार सुनते हो और उसको बोलने लग जाते हो बार बार, तो उससे प्रैक्टिस बनती है आपकी और वो स्किल डेवलप होने लगती है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, बिल्कुल आपके जो आइडियाज हैं, क्या बोलते हैं, विचार हैं, उनको एक्सप्रेस करना होता है आपको। लैंग्वेज चेंजेस, तो वही शेक्सपियर जो थे इन्होंने पहले कौन सा वर्ड था, नाइस। नाइस वर्ड जो है पहले फूल के लिए यूज होता था, अब गुड के लिए यूज होता है। तो भाषा जो है डायनामिक है, ये बदलती रहती है वक्त के साथ। लैंग्वेज जो है वो कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है, बिल्कुल। संस्कृति जो होती है, सबकी अपनी अपनी संस्कृति में अपनी अपनी भाषा होती है, तो उनकी भाषा उनकी संस्कृति को दर्शाती है। ठीक है, लैंग्वेज इज हिस्टोरिकल। हर लैंग्वेज की अपनी एक लेगेसी है, हर लैंग्वेज जो है अपनी एक मूल लैंग्वेज से, रूट लैंग्वेज से निकल कर आई है। ठीक है, कोई लैंग्वेज कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति क्या है, ये सब चीजें। ओके, अब इसके अंदर बेटा जो नेचर ऑफ लैंग्वेज है, इसके अंदर पॉइंट नंबर 3, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, ये 2 मार्क में अकेले आता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10,
ये सारे 2-2 मार्क्स में अकेले भी आ चुके हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट, एक्सप्लेन, 2 मार्क्स में। ठीक है, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन, 2 मार्क्स में। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स 2-2 मार्क्स में भी मार्क कर लो, और नेचर ऑफ लैंग्वेज को 8 मार्क्स में मार्क कर लो पूरे को। फिर आता है फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज होती है बेटा आपकी पहली भाषा, आपकी माँ की भाषा, आपकी घर की भाषा। ठीक है, होम लैंग्वेज, मदर टंग। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज आप कह सकते हैं, तो वो होती है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, अब फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है बेटा, इसको समझना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है इसको बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर आप देखोगे तो वहीं नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब ये है कि ये जो भाषा होती है ये अर्जित की जाती है, इसको एक्वायर किया जाता है, ये नेचुरली सीखते हैं हम, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता। ठीक है, ये जो भाषा होती है ये बच्चा अपनी माँ की गोद से सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, ये जो भाषा होती है घर के अंदर जब वो अपने परिवार वालों को बोलते हुए सुनता है तो उनको सुन सुन के जो है वो इस भाषा को पिक कर लेता है, इसको पिकअप लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक है, ये पिकअप लैंग्वेज होती है, यानी चलते फिरते वो भाषा को सीख लेता है, अर्जित कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। इसके अंदर बेटा ना तो कोई रूल्स होते हैं, ना कोई ग्रामर होती है, ना ही कोई आर्टिफिशियल कमरा होता है, ना कोई टीचर होती है, ना एफर्ट होते हैं, ना आपका कॉन्शियस माइंड होता है। आपको पता नहीं होता कि हम सीख रहे हैं और आप भाषा सीख जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बचपन में जब आप छोटे रहे हैं 1 साल के 2 साल के, तो आपको किसी ने पकड़ के नहीं बिठाया कि पकड़ के बिठा दिया है डेस्क पे और बोर्ड लगा दिया है और उस पर आपको सिखाई जा रही है आपकी घर की भाषा। राइट, ऐसा नहीं था, आपने अपने माँ बाप को सुन सुन के, जो आपकी मदर टंग है वो आपने सुन सुन के सीखी है, वो आपने किसी ने आपको पकड़ के नहीं सिखाई है, किसी आर्टिफिशियल रूम में बिठा के आपको नहीं सिखाई गई है। ठीक है, तो ये होता है एक्विजिशन, एक्वायर करना। इसमें नॉम चॉम्स्की का नाम भी डाल सकते हो कि नॉम चॉम्स्की ने बोला है कि बच्चा जो होता है बेटा उसमें जन्मजात इन्नेट एबिलिटी होती है, एक जन्मजात क्षमता भाषा को सीखने की, अर्जित करने की। ठीक है, मतलब उन्होंने ये बात बोली कि बच्चे के दिमाग के अंदर एक इमेजिनरी डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है इसकी मदद से बच्चा जो है उसके आसपास जो भी भाषा बोली जाएगी वो उस भाषा को अर्जित कर लेगा और उसी भाषा को बोलना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से अंग्रेज का बच्चा जो है वो अंग्रेजी सीखता है, इंडिया का बच्चा जो है वो हिंदी, तमिल, पंजाबी सीखता है, जो भी उसके घर में भाषा बोली जा रही है। इसको बोलते हैं एक्विजिशन, ये होती है फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, कोई एफर्ट नहीं, कोई ग्रामर नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई क्लासरूम नहीं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं, बिल्कुल एफर्टलेसली सीखता है बच्चा इसमें, और सबकॉन्शियसली, उसको पता भी नहीं चलता कब सीख जाता है वो। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो मैंने इसको आसान भाषा में समझाया है, पेपर से पहले वीडियो में सुन लेना। मार्किंग इसकी मैं क्या कराऊं, मार्किंग में इसकी कुछ है नहीं ऐसा ढंग का। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला है वैसे ही अगर आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। मार्किंग में इसकी कुछ है नहीं बेटा ढंग का ऐसा। सेकेंड लैंग्वेज पे आ जाओ। अब सेकेंड लैंग्वेज होती है बेटा टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, वो भाषा जो आप सीखते हो, इसको इसको लिखो लैंग्वेज लर्निंग। सेकेंड लैंग्वेज के आगे लिख लो, देखो लिखा भी है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है बेटा अधिगम, यानी कि सीखना। अब जब कोई चीज सीखी जाती है तो बेटा इसको बिल्कुल फर्स्ट लैंग्वेज का उल्टा कर देना है। इसमें एफर्ट होते हैं, इसमें टीचर होती है, इसमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट यानी क्लासरूम होता है, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, टेक्स्ट बुक, ये सब होगा। इसमें आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, आपको पता होगा कि मुझे कुछ सिखाया जा रहा है। इसमें ग्रामर होगी, इसमें रूल्स होंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्स होंगे, और इसके अंदर एक टारगेट लैंग्वेज होगी जो आपको सिखाई जाएगी। टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, टारगेट लैंग्वेज होती है लक्ष्य भाषा, यानी कि सेकंड लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, या स्कूल की भाषा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मदर टंग से अलग लैंग्वेज होती है जो हमें सिखाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश।
का आपने लिखना है कि टारगेट लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो इंग्लिश जब हमें स्कूल में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, तो हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है, उसके नियम बताए जाते हैं। टीचर हमें जो है ट्रांसलेशन यूज होता है इसके अंदर, ऑडियो लिंगुअल मेथड यूज होता है। अभी आगे मेथड्स आ रहे हैं। इफेक्टिव फैक्टर्स जहाँ पे मार्क है ना पेज नंबर 7 पे, वहाँ पे उसके मेथड्स दे रखे हैं कि फोकस ऑन मेथड। फोकस ऑन मेथड यानी कि सेकेंड लैंग्वेज के अंदर मेथड पे फोकस किया जाता है। आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की जो स्किल्स हैं वो अलग अलग सिखाई जाती हैं। ठीक है, आपको लिटरेचर दिया जाएगा, आपको ग्रामर दिया जाएगा, आपको राइटिंग सिखाया जाता है, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, ये सारी चीजें डालनी है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये 2 नंबर में भी आता है बेटा अलग से, और इसमें भी आप लिख सकते हो सेकेंड लैंग्वेज में भी। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आप क्या डालोगे कि इसके अंदर टारगेट भाषा जो होती है हमारी, इसमें ग्रामर भी होती है, और इसमें टीचर जो है वो हमें हमारी मदर टंग में ट्रांसलेट करके पढ़ाता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अभी मैं आपको प्योर इंग्लिश बोल के तो नहीं पढ़ा रही, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ सेंटेंसेस को। ठीक है, जैसे मैंने एक लाइन बोली आपके लिए कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज द मोस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच इन द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। ये लाइन बोली, अब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है बेटा, ये सबसे पुराना अप्रोच है, सबसे ट्रेडिशनल अप्रोच है बच्चे को सेकेंड लैंग्वेज सिखाने में। सबसे पुराना क्यों? क्योंकि हमेशा से हमारे टीचर्स जो है उन्होंने हमें इंग्लिश कैसे सिखाई है, ट्रांसलेट कर करके, हमारी जो मदर टंग रही है उसमें। अब हम नॉर्थ के बच्चे हैं, ठीक है, तो नॉर्थ वालों को हमारे टीचर्स ने कैसे सिखाया है? हिंदी में। ठीक है, उन्होंने हमें हिंदी में एक्सप्लेन किया है, कोई भी चैप्टर है, लिटरेचर है, तो उसकी हिंदी में ट्रांसलेशन की है। ये होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों सिखाई जाती हैं। फिर ऑडियो लिंगुअल मेथड आता है बेटा, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, मेरे पेपर में आया था। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो होता है ये स्पोकन लैंग्वेज यानी बोलने पे एम्फेसाइज करता है। ठीक है, ये जो अप्रोच है बेटा, इसके अंदर आपकी सेकेंड लैंग्वेज जो है उसमें बच्चे ने बोलना कैसे है, कम्युनिकेट कैसे करना है दूसरे बंदे से, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है। मतलब पहले शुरुआत में आसान चीजें सिखाई जाती है, फिर उसको जटिलता की ओर लेके जाता है इसमें। ठीक है, इसमें ड्रिल होती है, ड्रिल यानी रिपीटिशंस होती हैं इसमें बहुत ज्यादा। आपको जैसे एक लाइन है, मान लीजिए एक लाइन है, मोहन इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, मोहन इज ईटिंग, ही इज ईटिंग। आपको रिपीटिशन करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, ड्रिल करवाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर बेटा फ्लुएंसी जो होती है उस पर वर्क किया जाता है कि बच्चा फ्लुएंटली जो है वो काम करे। ये आपकी ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है। इसमें आपको भाषा जो है वो सुनाई जाएगी, सुनाई जाएगी यानी कि जैसे टेप रिकॉर्डर चला दिया, ग्रामोफोन चला दिया, उसमें आपको सुनाई जा रही है इंग्लिश, सेंटेंसेस सुनाए जाएंगे और आप उसको सुन सुन के सीखोगे और बोलोगे। ठीक है, फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होता है, इसमें कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है कि कम्युनिकेशन यानी कि मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल क्या है कि बस बोलना आना चाहिए। कम्युनिकेशन क्या है कि दो लोगों के बीच में बात जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग होता है जिसको सीखा जाता है। फिर फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज होती है बेटा विदेशी भाषा, ये भी लर्निंग ही होती है, इसको भी सीखा ही जाता है। सेम वही है सेकेंड लैंग्वेज जैसी, एफर्ट होते हैं, टीचर होता है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको पता होता है कॉन्शियस माइंड होता है। अब इसमें जॉन लॉक ने एक लाइन लिखी है कि एक बच्चा जब मदर टंग लैंग्वेज सीखता है तो एवरीथिंग डज एग्जिस्ट नेचुरली, moreover his mind is like a tabula rasa, a plain slate, but after learning his mother tongue, acquisition of foreign language becomes difficult as his mind is already filled and printed with the mother tongue। तो ये कह रहे हैं कि जॉन लॉक ने ये बात कही है कि बच्चे का जो दिमाग है वो टेबुला रासा जैसा होता है, खाली स्लेट जैसा, उसमें कुछ भी लिख दो। ठीक है, एक खाली स्लेट जैसा है तो उस पर कुछ भी लिख दो आप। तो टेब्यूला रासा से इनका मतलब है कि जब बच्चा अपने घर में होता है, अपनी माँ की भाषा सीखता है, तो वो माँ की भाषा बहुत आसानी से सीख जाता है क्योंकि आसपास का माहौल है। ठीक है, लेकिन जब वो माँ की भाषा उसके दिमाग में प्रिंट हो जाती है तो उसके लिए दूसरी भाषा या फॉरेन भाषा सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जापानीज बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा जापान के अंदर है, तो वहां पे अगर वो भाषा अपनी भाषा यूज कर रहा है जापानीज, तो उसके लिए वो आसान है क्योंकि नेटिव लैंग्वेज है, वहां भाई वहां पे जब जापानीज ही बोली जाती है।
वही जापान का बच्चा अमेरिका चला जाता है, ठीक है, वहां पे वो उसके लिए जापानीज जो है वो थोड़ी मुश्किल रहेगी, ठीक है, क्योंकि वहां की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसको एक इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, फॉरेन भाषा सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो फॉरेन भाषा सीखने के लिए उसको शुरुआत में काफी परेशानी आएगी, क्योंकि उसके दिमाग में जो सिंबल्स और शब्द हैं, जो चीजों के मीनिंग है, वो जापानीज भाषा में छपे हुए हैं, ठीक है। तो फॉरेन लैंग्वेज जो है सीखने में परेशानी आती है, लेकिन इसको रूल्स के जरिए से सीखा जा सकता है। अब अगर उसी जापानीज वाले बच्चे को मैं कहूँ कि एक बच्चा है जापानीज, ठीक है, वो अमेरिका में रहता है, अमेरिका में वो एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे सारे जापानीज ही रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अमेरिका में रहना मुश्किल नहीं होगा, राइट। और या फिर अगर उसके जो दोस्त हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो वो उनके साथ सुन सुन के जो है वर्ड ग्रहण करना शुरू कर देगा, एक्वायर करना शुरू कर देगा, तो वो इंग्लिश सीख जाएगा। तो फॉरेन लैंग्वेज जो है उसके लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, अगर आपको उस चीज का एनवायरनमेंट मिल रहा है तो आप सीख जाओगे। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग। तो भाषा जो है वो कैसे आपका कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग का प्रोसेस है, तो भाई भाषा जो है वो विचारों से आती है, ठीक है, पहले विचार बनते हैं, थॉट बनते हैं हमारे दिमाग में, फिर हम उन विचारों को ध्वनि देते हैं, साउंड देते हैं और शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आपका नीचे दे रखा है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अगेन वही है जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन पे फोकस करते हो, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे फोकस करते हो, रिसीविंग एंड सेंडिंग पे फोकस करते हो कि किस तरह से आप अपनी बात दूसरे तक भेजोगे और दूसरा आपकी बात को इंटरप्रेट करके आपको दोबारा अपनी बात भेजेगा, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 10 पे आओ। बेसिक अजम्पशन 2 मार्क्स में आता है बेटा कम्युनिकेटिव अप्रोच का, ठीक है। तो बेसिक अजम्पशंस क्या हैं कि भाई इसके अंदर ओरल एस्पेक्ट जो है, ओरली आप अच्छे होने चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, रीडिंग राइटिंग में एफिशिएंट होने चाहिए, भाषा का सही यूज करना आना चाहिए आपको, लैंग्वेज हैबिट अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। पिच और रिदम यानी आपकी आवाज, टोन और कहाँ पे आपको ऊंचा बोलना है, नीचा बोलना है, ये आपको अच्छा आना चाहिए, ठीक है। वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने की जो नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए आपका, एक्सेंट और टोन्स, आपका जो एक्सेंट होता है, ठीक है, और टोन ये सही होना चाहिए, श को सा नहीं बोलना, ज को जा नहीं बोलना, ठीक है। इसके बाद सेलियंट फीचर्स जो है बेटा, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, सेलियंट फीचर्स। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आपका ना थोड़ा सा घुमा के आता है, 1 मिनट। इसके अंदर आपका इसके अंदर थोड़ा सा ना ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है, लेकिन 2-3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, मिल नहीं रहा है मुझे, मार्क तो मैंने कर रखे हैं। क्वेश्चन पेज नंबर 10। हाँ, देखो इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाट रोल डज सोशल सेटिंग प्ले इन क्रिएटिंग प्रॉपर एम्बियंस फॉर लर्निंग एंड एक्वायरिंग लैंग्वेज। अगर आप लोगों के पास अगस्त 2021 का पेपर है तो उसके सेट सी में क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 नंबर का, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि सोशल सेटिंग जो होती है उसका क्या रोल है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाने में बच्चे के लिए कि वो भाषा को सीख सके या अर्जित कर सके। तो इसके अंदर आपने पेज नंबर 10 पे जो सेलियंट फीचर्स वाला दे रखा है वो करना है, ठीक है। सेलियंट फीचर्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, तो इसमें क्या फीचर्स हैं, अगस्त 2021 का सेट सी क्वेश्चन नंबर 9,
मिला है ना? तो वो जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में आपने ये आंसर मारना है। ठीक है? तो इसमें लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कि बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस हो। कॉम्पिटेंस यानी होता है बेटा स्किल, नॉलेज, भाषा को लेके स्किल्स हो, नॉलेज हो। ठीक है? तभी वो भाषा का इस्तेमाल कर पाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, बच्चों को लैंग्वेज की अलग अलग फॉर्म्स पता हो। ठीक है? इफ द लर्नर हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिंग्विस्टिक ही कैन पिक अप द करेक्ट वन एंड अप्लाई इट एट द राइट टाइम। अगर उसे भाषा के अलग अलग फॉर्म्स का पता है तो वो उसको सही संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकता है। डेवलप स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर यूजिंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्नर जो होता है, इसको लैंग्वेज को सीखने के लिए स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, वही 4 स्किल्स जो है आपकी। फिर सोशल सेटिंग आ गया। देखो सोशल सेटिंग का ये लाइन लिखी हुई है, देखो सोशल सेटिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग प्रॉपर एम्बियंस फॉर लर्निंग एंड एक्वायरिंग लैंग्वेज। तो आपके आसपास का जो समाज है, इसकी जो सेटिंग है, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपके लिए भाषा को सीखना या अर्जित करना आसान हो जाए। ठीक है? तो स्पीकर जो है, ही शुड यूज द लैंग्वेज सूटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडियंस। मैं जो बात कर रही हूँ वो कैसी होनी चाहिए, जो आपको सेटिस्फाई करे। ठीक है? आप क्या हो, अभी ऑडियंस हो, मैं बोल रही हूँ, तो मेरी जो बोली होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए, वो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। इफ ही डज दिस ही इज सेड टू हैव यूज्ड द लैंग्वेज करेक्टली। अगर मैं आपकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से लैंग्वेज यूज कर रही हूँ अभी, तो मैंने लैंग्वेज को सही तरीके से यूज किया। एक टीचर जो बच्चे के साथ कंसर्न है, ही कैन कम्युनिकेट वन थिंग इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज। अब ये अलग अलग जो तरीके दे रखे हैं, इनको मार्क कर लेना। जैसे कि एक टीचर बच्चे को 4 अलग तरीकों से बोल सकती है। प्लीज असिस्ट मी, could you please assist me, would you mind assisting me, could I trouble you to assist me। ठीक है? तो उसने 4 अलग अलग तरीके से जो है भाषा के फॉर्म को यूज किया बच्चों के साथ। तो ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज करना है। जब आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज करते हो तो भाषा उतना ही जल्दी बच्चे के लिए सीखना आसान होता है। जैसे कि पेज नंबर 11 पे देखोगे, जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ABCD करके, कि द सेंटेंस मिस्टर संजय इज माई इंग्लिश टीचर, इसको अलग अलग वेज में बोला जा सकता है। स्ट्रेस को, कि कौन से शब्द पे स्ट्रेस देना है। जैसे कि संजय इज माई इंग्लिश टीचर, तो ओनली संजय, मतलब जैसे मैं जोर दे रही हूँ कि संजय इज माई इंग्लिश टीचर, सिर्फ संजय है और कोई नहीं है। संजय इज माई इंग्लिश टीचर, वाई डू यू डिनाई इट। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, संजय इज माई इंग्लिश टीचर, इस तरीके से। संजय इज माई इंग्लिश टीचर, मतलब मेरे हैं, तुम्हारे नहीं है। ठीक है? तो माई इंग्लिश टीचर पे मैंने फोकस कर दिया। संजय इज माई इंग्लिश टीचर, इंग्लिश के टीचर है और किसी और सब्जेक्ट के नहीं है। संजय इज माई इंग्लिश टीचर, एक सिंपल सेंटेंस, नथिंग एल्स देन टीचर। ठीक है? तो आपकी स्ट्रेस आप किस चीज पे दे रहे हो, इससे भी फर्क पड़ता है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करना, ये बच्चे को ज्यादा बेहतर तरीके से सिखाता है भाषा किस तरीके से बोलनी है, कहाँ पे किस तरीके से बात करनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी किसी फ्रेंड के यहाँ पे बेबी हुआ है। ठीक है? तो वहां पे आप कैसे शो करोगे, वहां पे आप हैप्पीनेस शो करोगे, आपके चेहरे पे स्माइल होगी। आपका जो स्ट्रेस होगा वो कैसा होगा, अरे वाह मुबारक हो, आवाज थोड़ी सी तेज हो जाएगी। ठीक है? लेकिन अगर वहीं पे किसी की डेथ हुई है, ठीक है, तो आप वहां पे हंसोगे नहीं, आपकी आवाज धीमी हो जाएगी कि अरे भाई सब्र करो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? एक स्ट्रेस कम हो गया। तो ये तरीका होता है। तो ये होता है माहौल, सोशल सेटिंग इसको बोलते हैं। अब आ जाओ मैरिड डीमैरिड, 5 नंबर में आते हैं। तो मैरिड डीमैरिड यही है कि जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो लिसनिंग और स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ती है बच्चे की। स्ट्रेस कहाँ पे डालना है ये सीखता है वो। ठीक है? प्रैक्टिकल यूटिलिटी आ जाती है, मतलब असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है उस चीज़ को। सिचुएशनल है, मीनिंगफुल है, मोटिवेटिंग है। फंक्शनल वैल्यू पे एम्फोसाइज करती है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, हैप्पी कॉन्फिडेंट एनकरेज फील करता है, सेटिस्फाइड फील करता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आइडियाज और फीलिंग्स को समझता है, अपनी बात सक्सेसफुली दूसरों तक पहुंचा पाता है। डीमेरिट्स आ जाते हैं तुम्हारे। डीमेरिट्स ये हैं कि इसके अंदर ग्रामर को इग्नोर कर दिया जाता है। इसमें सिर्फ लिसनिंग स्पीकिंग पे फोकस किया जाता है, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। इट हैज नॉट येट बीन होली इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर, इट्स रिजल्ट इज स्टिल एम्बिगुअस। अभी तक कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो सब जगह लागू नहीं हुआ है, इसलिए इसके रिजल्ट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, धुंधले हैं। ठीक है? इसके बाद नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्टेज। पहले तो आप इसमें भाषा क्या होती है वो समझाओगे।
ठीक है, इसके बाद सीधे पेज नंबर 14 पे आ जाओ। ये वाला मार्क करना है आपने, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्टेज। इसमें पॉइंट मार्क कर लो, 1 2 3 4, चौथी लाइन से मार्क करो। टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्टेज इज नेसेसरी फॉर पैरेलल कंपटीशन, सो द नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी एलिमेंट्री स्टेज इज कंपल्सरी। ठीक है, एक पैरेलल कंपटीशन के लिए इंग्लिश सिखाना ज़रूरी है एलिमेंट्री स्टेज पे, क्योंकि इंग्लिश आज के टाइम पे एक ग्लोबल लैंग्वेज है। कहीं भी आप जाएंगे, किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना है तो इंग्लिश अगर आती है तो आसानी होती है। सेकेंड पॉइंट मार्क करो नेक्स्ट पैरा में, एट द एलिमेंट्री स्टेज टीचिंग ऑफ इंग्लिश विल प्रोवाइड द एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर टू गेन द नॉलेज ऑफ वेरियस वर्ड्स। Learners will be able to tell in English about the object relations, courtesies, commands, etc. in their atmosphere of home and school. तो बच्चा जो है इंग्लिश के ज़रिए से जब उसको नॉलेज मिलती है, अलग अलग चीज़ें सीखता है, कर्टसी कमांड सीखता है, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, ये सब सीखता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आगे, टीचिंग इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल विल इनकलकेट इंग्लिश वर्ड सच एज कैप, मग, पेपर, पेंसिल, स्पून अबाउट विच लर्नर इज ऑलरेडी फेमिलियर, कैन बी स्पोकन ईजिली। तो इंग्लिश में वो शब्द भी बच्चे सीखते हैं जिनके बारे में वो अपनी मदर टंग में ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हैं, जैसे कि पेन, कैप, ठीक है, मग, पेपर, स्पून। तो बच्चे के लिए आसान हो जाती है इंग्लिश सीखना। चौथा पॉइंट मार्क करो नीचे, नेक्स्ट पैराग्राफ की सबसे लास्ट वाली लाइन, द रेगुलर प्रैक्टिस सर्टेनली मेक्स द स्टूडेंट्स मोर कॉन्फिडेंट एंड करेक्ट। जब बार बार बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाएगी तो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और करेक्ट फील करते हैं। पांचवा पॉइंट मार्क करो नेक्स्ट पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट एलिमेंट्री स्टेज हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन द एक्विजिशन ऑफ रिच वोकैबुलरी एट इनिशियल स्टेज। छोटी क्लास से अगर हम बच्चों को इंग्लिश सिखाना शुरू कर देंगे तो छोटी उम्र में ही उनकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और छठा पॉइंट मार्क करो सबसे नीचे वाला पैराग्राफ, Thus, we can conclude that the study of English is a necessary and advantage for us. It is very helpful and profitable in all the spheres. Its study can be neglected only at one's own risk. तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो तो आप ये अपने रिस्क पे कर रहे हो, वरना आज के टाइम पे इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर 15 पेज पे आ जाओ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज एट एलिमेंट्री स्टेज। एलिमेंट्री स्टेज पे बच्चों को इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज के रूप में पढ़ाना, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, तो एम्स में डालो 4 पॉइंट्स हैं बेटा, टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, यानी कि बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो जो इंग्लिश बोल रहे हैं उसका कुछ मीनिंग हो, वो दूसरे बंदे को समझ आए। टू स्पीक द करेक्ट इंग्लिश, ठीक है, तो बच्चा जो है वो सही इंग्लिश बोले, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन हो, उसको ट्रांसलेशन उसकी समझ आनी चाहिए। टू अंडरस्टैंड द रिटन लैंग्वेज, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो उसको पढ़ सके, उसको समझ सके। टू राइट करेक्ट इंग्लिश, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, लेटर्स सही फॉर्म्ड होने चाहिए, राइट वर्ड का सिलेक्शन करना है जो कि इस जगह पे यही शब्द आना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। ठीक है, फिर नीचे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं आपके, सिंगल और शॉर्ट सेंटेंसेस कंपोज करने आने चाहिए, बच्चे को लिसनिंग स्पीकिंग आनी चाहिए, शॉर्ट कॉन्वर्जेशंस करनी आनी चाहिए, कमांड और एक्शन वर्ड्स पता होने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज कर सके, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज़ करे, अच्छी वोकैबुलरी हो, वही सारे। 17 पेज पे सीनियर लेवल का दे रखा है टीचिंग इंग्लिश। तो सीनियर लेवल पे भाई बच्चों को रीडिंग अच्छी आनी चाहिए, इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है बेटा, जो शब्द आप डेली यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बोला डेली यूज़ करना, ईट, खाना पीना, ये एक्टिव है। और पैसिव वोकैबुलरी होती है जो शब्द मुझे पता है जिनका मतलब, ठीक है, मैं जिनको देख के पहचान जाऊंगी, लेकिन मैंने यूज़ बहुत कम करती हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने किसी को देखा वो बहुत सुंदर है तो मैं, मेरे मुंह पे पहला वर्ड जो आएगा वो आएगा ब्यूटीफुल। ओ हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ प्रिटी यू आर, ठीक है, यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस। ये वर्ड जो है ये एक्टिव वोकैबुलरी है, हमारे मुंह पे आ जाते हैं। लेकिन अगर मेरे दिमाग में एक और शब्द है टेंटलाइजिंग, डार्जलिंग, ठीक है, ये शब्द जो है इनके मतलब हमें पता है कि इनका मतलब कि क्या है, कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत एकदम सुंदर लग रहे हो, लेकिन आते नहीं, मुंह पे नहीं आते जल्दी, ठीक है, दिमाग में पड़े हुए हैं, वह पैसिव होती है। तो एक्टिव पैसिव वोकैबुलरी डेवलप करना बच्चों की, ठीक है, डिक्शनरी एनसाइक्लोपीडिया वगैरह यूज़ करना आना चाहिए। फिर नीचे आ जाओ, की फैक्टर्स, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब ये है कि बेटा बच्चा जो है अगर उसके आसपास दूसरी भाषा भी बोली जा रही है, अगर उसको दूसरी भाषा का भी एनवायरनमेंट दिया जाए तो वो दूसरी भाषा भी चलते फिरते सीख लेगा, पहली भाषा की तरह, अपनी मदर टंग की तरह। जैसे कि
आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो कोई दूसरी भाषा बोलता है, ठीक है, तो हम उसकी भाषा को एक्वायर करना शुरू कर देते हैं उसके साथ रह रह के। कि मान लीजिए कोई पंजाबी दोस्त है हमारा और वो बहुत ज़्यादा अपनी भाषा में बात करता है आपके साथ, जैसे कि ओ की हाल है, ओ प्राजी, ओ पाजी, ओ तुसी ना करो, ओ तुसी वो ना करो, ठीक है, तो आप भी ये वर्ड जो है सीखना शुरू कर देते हो और आप भी उसके साथ इस तरह से बोलना शुरू कर देते हो। वो कितने चलिए तुसी इधर आ, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये कैसे सीखते हैं, जब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में उस भाषा का ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, हम उसे ज़्यादा सुन रहे हो, तो वहाँ पे हमें एफर्ट की, टीचर की, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हम बिल्कुल फर्स्ट लैंग्वेज की तरह सीख जाते हैं चलते फिरते, ठीक है। तो ये होता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इसके फैक्टर्स क्या हैं बेटा? एक तो एज होता है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है वो एज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। आपकी एक एज होती है 2 से 7 साल की। इसके अंदर आप जिस भी भाषा के सामने आओगे वो भाषा आप बहुत जल्दी सीखोगे। भाषा बहुत तेज़ी से सीखता है बच्चा, तो इसके अंदर अगर आप 4 भाषा भी सीख रहे हो ना तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। जैसे आई एम अ मुस्लिम, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होता है कि हम 3-4 साल का बच्चा होता है, उसको उर्दू सिखाने में डाल देंगे, उसको अरबिक सिखाने में डाल देंगे, ठीक है, हिंदी घर में बोल रहा है वो, इंग्लिश स्कूल में सीख रहा है वो, तो वो 4 भाषा एक साथ सीख रहा होता है, ठीक है। तो 4 भाषा हमें आती हैं, 4 भाषा कंपलसरी है। अरबिक पढ़ लेंगे हम, ठीक है, उर्दू लिख लेंगे पढ़ लेंगे, इंग्लिश हमें आती है लिख लेंगे पढ़ लेंगे, हिंदी लिख लेंगे पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर संस्कृत भी आ जाती है स्कूल के अंदर तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो 4-5 भाषा हमें आ जाती है 7-8 साल की उम्र तक, ठीक है। तो ये होता है, तो बच्चा जो है, क्यों हमें वो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, बच्चा सीख जाएगा। इसके बाद पर्सनैलिटी। एक होता है, इसमें आपने 2 पर्सनैलिटी डालनी है बेटा, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो आपने डालना है कि एक इंट्रोवर्ट बंदा जो है, ठीक है, वो शाय नेचर का होगा, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करेगा, तो उसके लिए भाषा सीखना, अर्जित करना मुश्किल होगा। एक एक्सट्रोवर्ट बंदा जो सबसे घुल मिल रहा है, ठीक है, फुल्ली मिल रहा है, मजे ले रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भाषा सीखना आसान हो जाएगा। मोटिवेशन, 2 मोटिवेशन आते हैं बेटा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है जब आपके अंदर से मोटिवेशन आता है, जब आपको खुशी मिलती है किसी काम से, ठीक है। तो जब आपको किसी चीज़ से खुशी मिलेगी तो वो चीज़ आप जल्दी सीख जाओगे, है ना। आपको लग रहा है कि भाई यार मेरा दोस्त जो है पंजाबी बोलता है और मैं इससे पंजाबी में बात करूंगा, मजा आएगा, दोनों जो है पंजाबी में बात करेंगे, तो आप उस चीज़ को जल्दी सीख जाओगे। और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, यानी बाहर से मोटिवेशन मिल रहा है, यानी कि जैसे कि यार ये भाषा सीखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को अमेरिका जाना है, वहाँ शिफ्ट होना है, आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा, ये एग्जाम देना पड़ेगा, वो एग्जाम देना पड़ेगा, तो यार इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बाहरी मोटिवेशन है। या इंग्लिश सीखनी पड़ेगी यार, नहीं तो मम्मी मारेंगी, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी नहीं तो मैम मारेंगी, ठीक है, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी क्योंकि समाज में रहना है, ये बाहरी मोटिवेशन है, ठीक है। तो वो बंदा जल्दी सीख जाएगा। इंट्रिंसिक से ज़्यादा जल्दी सीखता है जब अंदर से खुशी होती है। एक्सपीरियंस, तो जब हमें अलग अलग जगहों का एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग अनुभव होते हैं, तो हम भाषा जल्दी सीखते हैं। कॉग्निशन, दिमाग हमारा अच्छा होना चाहिए भाषा अच्छी सीखने के लिए, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज विच इज फ्रॉम द सेम लैंग्वेज फैमिली एज their फर्स्ट लैंग्वेज हैव इन जनरल अ मच easier task than those who aren't. A Dutch child will learn English more quickly than a Japanese child. तो एक डच बच्चा जो है उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश जैसी है, तो वो इंग्लिश जल्दी सीख जाएगा, ठीक है। एक जापानीज बच्चे को इंग्लिश सीखने में टाइम लगेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? करिकुलम, कि आपके करिकुलम के अंदर उस भाषा को कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, सेकेंड लैंग्वेज को, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शंस, टीचर्स जो है वो आपको किस भाषा में इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसके बाद मोटिवेशन, इसमें अगेन एक्सट्रिंसिक वाला डालना है, ये इसके अंदर कौन सा मोटिवेशन डालोगे? इंस्ट्रिंसिक, कि आपके टीचर्स, पेरेंट्स वो आपको कितना एनकरेज करते हैं दूसरी भाषा सीखने के लिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स डालना है एक्सटर्नल में। फिर आ जाओ रोल ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। अगर इंग्लिश सीखनी है तो उसमें मेरी जो हिंदी भाषा है, जो मेरी मदर टंग है, हिंदी मतलब प्योर हिंदी नहीं, हिंदी मतलब ये दिल्ली वाली हिंदी जो मैं बोल रही हूँ, जिसमें भाई हरियाणवी भी है, पंजाबी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, ठीक है, अरबी भी है और इंग्लिश भी है। और हिंदी, हिंदी तो है ही नहीं, मैं सही बताऊँ, हिंदी तो है ही नहीं। अरबी, फारसी, उर्दू और आपकी और कौन सी होती है? इंग्लिश। ये 4 भाषा होती हैं जो हम लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है। हमारी जो हिंदी है ना, इसमें ये 4 भाषाएं, हिंदी के शब्द है ही नहीं, बहुत एक दुक्का मिलेगा। सबसे ज्यादा हम अरबी के भाषा बोल वर्ड यूज करते हैं, फिर फारसी के, फिर उसके तुम्हारे उर्दू के और फिर इंग्लिश के, ठीक है। तो रोल ऑफ मदर टंग, तो आपकी जो मातृभाषा है, जो मातृभाषा कोई भी हो सकती है, तमिल का बच्चा है उसकी तमिल की मातृभाषा है, ठीक है, तो अगर उसको इंग्लिश सिखाई जा रही है तो उसमें उसकी तमिल भाषा का क्या रोल होगा? तो इसमें देखो पेज नंबर 121 पे आओ।
यहाँ पे रिसोर्स और हिंड्रेंस, तो अगर रोल आता है तो रिसोर्स लिख देना, हिंड्रेंस आता है तो हिंड्रेंस डाल देना, यानी कैसे इंटरफेयर करती है। तो रोल में देखो कि मदर टंग जो होती है इसके अंदर बच्चा जो है वो अपनी इमेजिनेशन शुरू कर देता है, अपनी मातृभाषा में वो सीखना शुरू कर देता है, वो सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। तो जब उसे इंग्लिश सिखाई जाएगी तो इमेजिनेशन वाली जो पावर है वो उसकी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी इमेजिन करना उसके लिए आसान रहेगा। दूसरा चीज कि बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा में डिक्शनरी कंसल्ट करना सीख लेता है, तो जब उसे इंग्लिश सिखाई जाएगी तो वो इंग्लिश में भी डिक्शनरी कंसल्ट करना आसानी से सीख लेगा। तीसरा, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, कंपोजिंग, ये बच्चा अपनी मातृभाषा में सीख के आता है स्कूल में से, ठीक है। तो अपनी दूसरी लैंग्वेज में भी वो ये सारी स्किल सीख लेगा। चौथा, उसकी जो मातृभाषा है हिंदी है या कोई भी है उसके अंदर वो पंक्चुएशन भी सीखता है, ठीक है, जैसे फुल स्टॉप हो गए, कॉमा हो गए, यही सेम चीज वो इंग्लिश में भी सीखता है, तो इसके लिए आसानी हो रही है, ठीक है। पांचवा, कि हिंदी के जो साउंड्स होती हैं जैसे कि ड, ब, फ, प, क, ल, प, स, म, न, यही साउंड वो इंग्लिश में सीखता है, ठीक है। तो उसके लिए इंग्लिश सीखना आसान हो जाता है फोनिक्स की मदद से। जैसे फोनिक्स हम सिखाते हैं, ए साउंड ए, बी साउंड ब, सी साउंड स, क, डी साउंड ड, ठीक है। फिर मदर टंग में बच्चा जो है वो बैठना, उठना, पेन पकड़ना, लिखना सीखता है, तो इंग्लिश में भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर लेता है। फिर इंग्लिश के अंदर फुल कॉम्प्रीहेंशन के लिए, पूरी तरीके से अगर समझना है इंग्लिश को, तो हम बच्चे को ट्रांसलेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसकी मातृभाषा में ट्रांसलेट कर करके समझाते हैं, तो वो इंग्लिश समझता है, इंग्लिश के मीनिंग्स को समझता है, वोकैबुलरी डेवलप करता है। तो ये रोल है मदर टंग का। अब मदर टंग एक हिंड्रेंस कैसे है, एक रुकावट कैसे है, तो रुकावट ऐसे है कि बेटा दो भाषाएं कभी भी एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। तो दोनों भाषाओं में एक जैसे शब्द ढूंढना मुश्किल काम है, राइट। दो भाषा में एक जैसे इक्विवेलेंट वर्ड्स जो होते हैं, इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे मीनिंग वाले, एक जैसे देखने वाले शब्द ढूंढना मुश्किल है, ठीक है। फिर स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम जो है वो दोनों भाषा का अलग हो सकता है। इंग्लिश में मैं किसी और शब्द पे स्ट्रेस दे सकती हूँ, हिंदी में मैं किसी और पे। फिर इंग्लिश जो है इसमें 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, बल्कि हमारी हिंदी जो है इसमें 33 व्यंजन्स होते हैं, 33 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। हिंदी में हर अल्फ़ाबेट की अपनी साउंड होती है, इंग्लिश में हर अल्फ़ाबेट की अपनी साउंड नहीं होती है, ठीक है। जैसे सी है तो उसकी सा और का है ना। ता की कोई साउंड ही नहीं है, ड़ की कोई साउंड ही नहीं है इंग्लिश में, राइट। हिंदी एक फोनेटिक लैंग्वेज है, वही सेम बात कि हिंदी के हर अल्फ़ाबेट की अपनी एक आवाज़ होती है, इंग्लिश एक फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। हिंदी इंग्लिश जो है इसके अंदर हर अल्फ़ाबेट की अपनी एक आवाज़ नहीं होती, ठीक है। इसके बाद मतलब अपनी एक आवाज का मतलब है कि हिंदी में हम जो लेटर लिखते हैं वो वही आवाज निकालता है, क है तो क ही निकालेगा, ख ख ही निकालेगा। जैसे मैंने लिखा क माला कमल, तो क म और ल ने क म ल की आवाज ही निकाली। लेकिन इंग्लिश में अगर मैंने लिखा सिनेमा, ठीक है, तो सिनेमा में सी ने स की निकाली लेकिन आई ने आई की नहीं निकाली, एन ने एन की निकाली लेकिन ई ने ई की नहीं निकाली, ए ने ए की नहीं निकाली, ठीक है। तो ये नॉन फोनेटिक लैंग्वेज होती है इंग्लिश जो होती है, ठीक है, इसमें फोनिक्स नहीं होते। फिर हिंदी के जो सेंटेंस पैटर्न होता है, हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, मेरा नाम जेबा है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हिंदी का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इंग्लिश में मैं कैसे लिखूंगी, माई नेम इज जेबा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होता है इन दोनों का, ठीक है। इंग्लिश में एक कॉन्सोनेंट के एक से ज्यादा सिंबल होते हैं, जैसे कि क की आवाज सी भी निकाल रहा है, के भी निकाल रहा है, क्यू भी निकाल रहा है, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव्स का जो यूज होता है वो दोनों भाषाओं में अलग होता है, जैसे कि हमारा हिंदी भाषा में जो एडजेक्टिव है वो जेंडर और नंबर के हिसाब से बदल जाता है ना। जैसे अच्छा भाई, अच्छे भाई, ठीक है, अच्छी बहन, तो अच्छा वर्ड जो है वो जेंडर और नंबर के हिसाब से चेंज हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में गुड गर्ल, गुड गर्ल्स, गुड बॉयज, गुड सेम रह रहा है ना। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव यानी सवाल पूछने वाले, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में आपका जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आता है वो शुरुआत में आ जाता है, वेयर इज योर बुक, तो वेयर पहले आ गया, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, ये WH फैमिली जो है ये सबसे पहले आ जाती है। हिंदी में बाद में आती है, आपकी किताब कहाँ है, आप कैसे हो, ठीक है, आपका नाम क्या है, बीच में या बाद में आता है।
उसके बाद हिंदी जो है इसमें वर्ब जो होता है वो आपका नंबर और जेंडर के हिसाब से चेंज होता है, इंग्लिश में नहीं होता। जैसे द बॉय रीड्स, हिंदी में क्या है, लड़का पढ़ता है। इंग्लिश में द गर्ल रीड्स, लेकिन हिंदी में लड़की पढ़ती है। पढ़ता और पढ़ती चेंज हो गए, ठीक है। फिर सम साउंड इन इंग्लिश आर डिफरेंट फ्रॉम द साउंड्स इन हिंदी। जैसे कि हिंदी में व और ह साउंड जो है वो सेम वे में प्रोड्यूस होती है, लेकिन इंग्लिश में व और ह जो है हमारे वो अलग अलग होते हैं। जैसे वी और डब्ल्यू, ये दोनों वा की आवाज निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसका हिंड्रेंस है। तो ये आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो गई। क्लियर है फर्स्ट यूनिट?